वो माँ, बात यह है कि जब हम कैमरे की बैटरी लेने गए थे तो एक भिखारी ने हमारा कैमरा चोरी कर लिया था। रुद्र ने कहा। क्या कैमरा चोरी हो गया? रुद्र की माँ ने हैरानी के साथ कहा। हे भगवान, आयशा ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। पर कैमरा कैसे चोरी हो गया बेटा? रुद्र की माँ ने कहा। तुम्हें पता है ना रुद्र, वो कैमरा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। अगर गौरी की फोटो हमें नहीं मिलेगी तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे? आयशा ने कहा। माँ चाची, आप दोनों पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। कैमरा चोरी होने के बाद हमने गोंदिया के पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट लिखवा दी थी, और जब हम वापस आ रहे थे तो जिस भिखारी ने हमारा कैमरा चोरी किया था वो मुझे मेघ दरवाजे के पास दिखा। क्या मेघ दरवाजे के पास? रुद्र की माँ और आयशा दोनों ने हैरानी के साथ कहा। हाँ, मेघ दरवाजे के पास। वहां पर हमें वो भिखारी तो नहीं मिला, पर मेघ दरवाजे के पास ऊपर हमारा कैमरा हमें लटका हुआ मिला। पर वहां पर उस भिखारी ने क्यों लटकाया था कैमरा, और मेघ दरवाजे के पास ही क्यों? रुद्र की माँ ने कहा। ये तो हमें नहीं पता कि उस भिखारी ने मेघ दरवाजे के पास ही कैमरा क्यों लटकाया। अर्जुन ने कहा। फिर तुमने गौरी की फोटो देखी कैमरे में? आयशा ने कहा। नहीं चाची, उस भिखारी ने कैमरा चालू ही रख दिया था और उसकी बैटरी खत्म हो रही थी, तभी उसमें रेड लाइट जल रही थी तो अर्जुन को जलती हुई दिखाई दी, और जब हमने उस कैमरे को उठाया तो बंद हो गया। समीर कमरे में कैमरा ही चार्ज करने गया है। अच्छा ठीक है, क्या रुद्र तुमने अजय को बता दिया कि कैमरा वापस मिल गया है? रुद्र की माँ ने कहा। नहीं माँ, मैं बहुत थक गया था, मैं उसे कल कॉल करके बता दूंगा। ठीक है, रुद्र की माँ ने कहा। ये समीर अभी तक आया क्यों नहीं? अभी तक तो चार्ज हो गया होगा ना कैमरा? तन्वी ने कहा। हाँ यार, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। पीयूष ने कहा। आई थिंक हमें ऊपर चलकर देखना चाहिए, अनन्या ने कहा। मुझे भी यही लगता है, तन्वी ने कहा। सब लोग ऊपर वाले कमरे में जाने लगते हैं। जब सब लोग ऊपर वाले कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कैमरा तो चार्ज पर लगा था, पर समीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग हैरान हो जाते हैं ये सोचकर कि समीर कहाँ चला गया। ये समीर कहाँ चला गया कैमरा चार्ज पर लगाकर? तन्वी ने कहा। पता नहीं यार, अर्जुन ने कहा। समीर, समीर कहाँ है तू? पीयूष ने समीर को आवाज लगाते हुए कहा। समीर समीर अर्जुन आवाज लगाता है। तभी वॉशरूम का गेट खुलता है और वहां से समीर निकल कर आता है। समीर का चेहरा पानी से भीगा हुआ था, उसके चेहरे के साथ उसके बाल भी पानी से गीले हो गए थे। समीर ने अपने गले में सफेद रंग का टॉवल लपेट रखा था, जिससे वो अपना गीला चेहरा और गीले बाल पोंछ रहा था। जब वो घर के सभी लोगों को एक साथ कमरे में देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, क्या हुआ? आप सब लोग एक साथ यहाँ पर आकर क्या कर रहे हो? और पीयूष, तू मेरा नाम लेकर क्यों चिल्ला रहा था? तू कहाँ था? पीयूष ने कहा। वॉशरूम में लोग क्या करने जाते हैं बेवकूफ, समीर ने जवाब दिया। समीर की बात सुनकर अनन्या हंसने लगती है। अरे मेरा मतलब यह कि तुझे पहले कैमरा चार्ज करने को कहा था ना, तू खुद का पेट चार्ज करने चला गया। पीयूष ने कहा। यार मेरे पेट में गड़बड़ हो रही थी, इसलिए कैमरा चार्जिंग पर लगाकर मैं फ्रेश होने चला गया था। यार तुझे पता है ना अभी गौरी की फोटो कितनी जरूरी है हमारे लिए, और तू वॉशरूम चला गया था। अरे ये तो नॉर्मल सी बात है ना, आएगी तो जाऊंगा ही ना, समीर ने कहा। यार गाइज, ये सब बाद में डिस्कस कर लेना कि क्या जरूरी है क्या नहीं। जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे पहले वो काम कर लो। क्या हम गौरी की फोटो देख लें? तन्वी ने कहा। हाँ तन्वी सही कह रही है। इतना कहकर समीर अपने गीले हाथ टॉवल से साफ करता है और कैमरा ऑन करने लगता है। समीर जब कैमरा ऑन करता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्या हुआ, तू कुछ बोलेगा? रुद्र ने कहा। कैसी दिखती थी गौरी? अर्जुन ने कहा। क्या गौरी इतनी खूबसूरत थी कि तू कुछ बोल नहीं पा रहा है? पीयूष ने कहा। समीर अपना मुंह छोटा सा करके कहता है, यार इसके अंदर तो एक भी फोटो नहीं है। क्या? सभी लोगों ने एक साथ हैरानी से कहा। सब फोटो किसी ने डिलीट कर दिए, इसके अंदर एक भी फोटो नहीं है। यार ऐसे कैसे हो सकता है? रुद्र ने कहा। हो सकता है कि उस भिखारी ने ही ये सब किया हो, अर्जुन ने कहा। पर वो ये सब क्यों करेगा? रुद्र ने कहा। पता नहीं, ये तो भिखारी बता सकता है। आई होप कि वो जल्दी पकड़ा जाए, अर्जुन ने कहा। एक यही उम्मीद थी गौरी की फोटो मिलने की, अब वो भी हमारे हाथ से चली गई। पता नहीं ये भगवान हमें कैसे कैसे दिन दिखा रहे हैं, रुद्र की माँ ने कहा। आप उदास मत होइए दीदी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा, आयशा ने कहा। रात अंधेरे से लिपट कर सो रही थी। चांद अपना नूर धरती पर बिखेर रहा था। सुनसान रात में झिंगुरों के चींची करने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो भिखारी जिसने कैमरा चोरी किया था वो धीरे धीरे अपने कदम रुद्र की हवेली की तरफ बढ़ा रहा था। वो अपने आसपास देख रहा था कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा है। वो डर डर के अपने कदम रुद्र की हवेली की तरफ बढ़ाता जा रहा था। वो काली शॉल जो वो हमेशा ओढ़ कर रखता था, उस शॉल से उसने अपना चेहरा ढक कर रखा हुआ था। वो भिखारी हवेली के दरवाजे तक पहुंच जाता है और वो भिखारी दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि तभी वो देखता है हवेली के दरवाजे के बगल में एक बड़ा सा कील ठुका हुआ था, जो कि आयशा ने घर की दीवार पर ठोका था ताकि बुरा साया घर के अंदर ना घुस सके। वो भिखारी जैसे ही वो कील को देखता है वो अपने कदम पीछे हटा लेता है।
वो अपने दाएं बाएं तरफ मुंडी घुमाता है और सोचता है कहीं उसे किसी ने देखा तो नहीं। थोड़ी देर बाद वो भिखारी जमीन पर पत्थर ढूंढने लगता है। उसे एक बड़ा सा पत्थर मिल जाता है जिसे वो आसानी से उठा सकता था। वो भिखारी उस पत्थर को उठाता है और उसे दरवाजे पर लगी कील को निकालने लगता है। ठक 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 पत्थर कील पर ठोकने की आवाज आ रही थी। रुद्र के घर में सभी लोग सो चुके थे, जिस कारण किसी को भी पत्थर कील पर ठोकने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पत्थर से कील के ऊपर नीचे ठोकने के कारण वो कील ढीली हो जाती है और दीवार से निकलकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। सुनसान वातावरण होने के कारण टन कील के जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो कील जमीन पर गिरती है, वो भिखारी वहां से जाने लगता है और जाते जाते वो पत्थर रुद्र के बाड़े में फेंक देता है। वो भिखारी रुद्र की हवेली के पीछे जो जंगल था उस ओर बढ़ रहा था। थप 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 उस भिखारी के पैरों के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो भिखारी डर डर के जंगल के अंदर के तालाब की ओर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो भिखारी तालाब तक पहुंच जाता है। तालाब का पानी बहुत ठंडा था। चांद की रोशनी तालाब पर गिर रही थी, जिस कारण रात के अंधेरे में भी तालाब का पानी चमक रहा था। तालाब के आसपास बहुत शांति थी और वो भिखारी तालाब के पास जाता है और वहां पर बैठ जाता है। वो तालाब का ठंडा पानी अपने दोनों हाथों में लेता है और अपने चेहरे पर डालने लगता है। वो 5 बार तालाब का पानी अपने हाथ में लेता है और अपने चेहरे पर डालता है। फिर थोड़ी देर बाद कहता है, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे। वो भिखारी बार बार बस यही चिल्लाए जा रहा था, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे। वो भिखारी अपनी जगह से उठता है और पानी के अंदर मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे बोलते हुए जाने लगता है और देखते ही देखते वो पानी के अंदर डूब जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक उस भिखारी की लाश अपने आप पानी के ऊपर आ जाती है। उस भिखारी की लाश की आंखें बंद थीं। देखते ही देखते उस भिखारी की लाश धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगती है और पानी से 4 फुट ऊपर आकर अपने आप हवा में ही रुक जाती है। वो भिखारी की लाश धीरे से अपनी आंखें खोलती हैं, जैसे उसके अंदर जान आ गई हो। उस भिखारी की लाश पर बस एक बनियान थी जो कि अपने आप फट जाती है और पानी के अंदर गिर जाती है। अचानक से उस भिखारी के पेट पर किसी का एक हाथ नजर आने लगता है और वो हाथ बार बार उस भिखारी के पेट पर घूमने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस भिखारी के पेट पर कोई हाथ फेर रहा हो। वो भिखारी हवा में लेटे लेटे ही कहता है, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो। वो हाथ जो उस भिखारी के पेट पर था, देखते ही देखते वो हाथ अपनी बीच की उंगली निकालता है और उस भिखारी की नाभि में घुसेड़ देता है। उस भिखारी की नाभि में से खून निकलने लगता है। वो भिखारी जोर जोर से चीखने लगता है, पर वो रोता नहीं है, बल्कि मुक्ति दो मुझे चिल्लाने लगता है। वो भिखारी पागलों की तरह हंसे जा रहा था। उसकी नाभि से निकल रही खून की बूंदें तालाब के पानी में गिरने लगती हैं। टप 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 टप। उस भिखारी की नाभि धीरे धीरे उसके शरीर से गायब हो रही थी। उसकी नाभि का हिस्सा खून से लथपथ था। जैसे ही उस भिखारी की नाभि की नाल उसके शरीर से गायब होती है, वो भिखारी मुक्ति मुक्ति बोलकर मर जाता है। उस भिखारी का मरा हुआ शरीर अभी भी तालाब के ऊपर हवा में था। तभी तालाब के पास लगी झाड़ियों के हिलने की आवाजें आने लगती हैं। उन झाड़ियों के पीछे रुद्र था, जो ये सब होते हुए देख रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। ये हादसा देखकर वो बहुत डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस भिखारी में अचानक जान कहां से आ गई और उसकी नाभि किसने निकाल ली। रुद्र, झाड़ी के पीछे छुपकर क्या कर रहे हो? यहाँ मेरे पास आओ ना, उस भिखारी की लाश ने लड़की की आवाज में कहा। रुद्र वो आवाज सुनकर डर जाता है और सोचता है कि जब ये मर गया है तो लड़की की आवाज में बात कैसे कर रहा है। रुद्र झाड़ियों के पीछे से भागने लगता है और भागते भागते जंगल की तरफ जाने लगता है। रुद्र अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा था। उसको पता था यदि वो रुका तो वो भी मर जाएगा। रुद्र भाग ही रहा था कि तभी उसको लगता है जैसे किसी ने पीछे से उसका पैर पकड़ लिया। वो भागते भागते रुक जाता है। अब तुम्हारी बारी है रुद्र, तुम्हें भी मुक्ति चाहिए ना? रुद्र के पीछे से लड़की की आवाज आती है। नहीं नहीं, मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, बोलते हुए रुद्र सपने से बाहर आ जाता है और वो एकदम बौखला कर उठता है। रुद्र की सांसें फूलने लगी थीं। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। वो खुद से कहता है, थैंक गॉड, मैंने बस एक बुरा सपना देखा। अच्छा हुआ ये हकीकत नहीं थी, वरना मेरी तो जान ही निकल जाती। रुद्र के बगल में ही अर्जुन सो रहा था। वो उसे उठाता है। अर्जुन उठ, अर्जुन, अर्जुन उठ। रुद्र अपने हाथों से हिलाते हुए अर्जुन से कहता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन उठ जाता है और रुद्र के शरीर को पसीने से भीगा हुआ देखकर पूछता है, ये तू पसीने से इतना भीगा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना?
रुद्र अपने सपने के बारे में अर्जुन को कुछ नहीं बताता। वो सोचता है अर्जुन बेवजह परेशान होगा। रुद्र अपने हाथों से अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहता है, यार इतनी गर्मी है कि पसीने से भीग गया हूं। डर मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तेरे पास सिगरेट है क्या? हाँ है, पर तू कब से सिगरेट पीने लग गया? अर्जुन ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए और रुद्र को घूरते हुए कहा, ये सब छोड़, पहले मुझे सिगरेट तो दे दे। यहाँ पर पिएगा क्या? नहीं यार, पागल हो रहा है क्या? यदि माँ ने देख लिया तो माँ जान ले लेगी। तो फिर कहाँ चलें? छत पर चल, वहां पर अभी कोई नहीं होगा। क्या रात के 3 बज रहे हैं भाई? तो क्या हुआ, सिगरेट पीने का क्या कोई वक्त होता है? जब याद आए तब पी लो। तो अभी रात के 3 बजे किसकी याद आ गई? यार बातें बनाना बंद करो, चुपचाप छत पर चल। ठीक है। अर्जुन और रुद्र छत पर चले जाते हैं। छत पर बहुत अंधेरा था, इसलिए रुद्र और अर्जुन अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेते हैं। संभल कर आना, वरना सीधे ऊपर पहुंच जाएगा। रुद्र ने छत के ऊपर अंधेरे में चलते हुए कहा, हाँ भाई, तुझे कैसे पता कि मेरे पास सिगरेट है? मुझे क्या, सारे कॉलेज को पता है कि तेरी जेब में हमेशा सिगरेट रहती है। भूल गया कॉलेज के एग्जाम वाले दिन? अरे भाई, उस दिन को कौन भूल सकता है? उस दिन तो मैंने हिस्ट्री क्रिएट की थी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा। उस दिन हमारा थर्मोडायनेमिक्स का एग्जाम था ना शायद? हाँ भाई, थर्मोडायनेमिक्स का ही एग्जाम था। आरजीपीवी के एग्जाम हॉल में लोग चिट के साथ पकड़े जाते थे और मैं सिगरेट के पैकेट के साथ पकड़ा जाता था। उस हादसे के कारण घर पर पापा की बहुत डांट सुननी पड़ी थी मुझे। वो तो अच्छा हुआ कि पापा भी पीते थे। उन्होंने बस ये कहा कि ऐसी भी क्या तलब कि 3 घंटे इंतजार नहीं कर सकते थे। पर उन्हें कैसे बताता कि मैं सिगरेट नहीं पीता, सिगरेट मुझे पीती है, ठीक मंटो साहब की तरह। तू और तेरा मंटो, चल अब सिगरेट दे मुझे। अर्जुन अपनी जेब में से सिगरेट और लाइटर निकालता है और रुद्र को देने लगता है। वही पुराना वाला लाइटर, अभी तक बदला नहीं। रुद्र ने लाइटर से सिगरेट जलाते हुए कहा, कुछ रिश्ते और कुछ दोस्त कभी नहीं बदलते, तेरी तरह। वाह मेरे शेर, क्या शेर मारा है। अर्जुन और रुद्र सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी रुद्र को ऐसा लगता है कि उसने अपने बाड़े के पास किसी को देखा। रुद्र अर्जुन से बात करना छोड़कर बाड़े की तरफ देखने लगता है। रुद्र को एकदम से चुपचाप होता हुआ देख अर्जुन पूछता है, वह बाड़े में क्या देख रहा है?